बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद और बाकी बोर्ड्स वाले भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। आज हम बेसिक डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर क्या है। मैटर कोई भी वो चीज है या सब्सटेंस है जो वजन रखती है और जगह को घेरती है। मिसाल के तौर पर हम एक गिलास ले लेते हैं तो हमें पता है गिलास का भी एक वजन है और जब हम उसे किसी जगह पर रखेंगे तो वो किसी खास जगह को या एरिया को घेरेगी। तो ये हमारा मैटर है। तो इसका क्या है? दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी जो बॉडी है और जो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, हमारी जो बॉडी, हमारे अजसाम और हमारे इर्द गिर्द फैली हुई तमाम चीजें, ये बेसिकली मैटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और मैटर की 3 किस्में हैं। नंबर 1 कौन सी है? सॉलिड, 2 लिक्विड और 3 गैसेस, ठीक है। अब जो मैटर अपनी प्योर फॉर्म में पाया जाता है उसको सब्सटेंस कहते हैं। ये क्या होता है? हमारा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। और हर सब्सटेंस की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा मैटर इम्प्योर होगा उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। और अब एक और बात भी हमें डिस्कस करना चाहिए कि मिक्सचर की भी 2 किस्में, एक होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि हर सब्सटेंस की 2 किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करें वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे हमारा हो गया कलर, फिर आ गया स्मेल, टेस्ट, एटसेट्रा। और जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस या कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, सिंपल, ठीक है। अब हम इसको बेसिकली एक वो बना लेंगे, एक फॉर्म में हम इसको एक खुलासा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ? मैटर, और यहां पे एक आ गया, इसको फर्दर डिवाइड हुआ मिक्सचर में और सब्सटेंस में। अगर किसी को समझ ना आए सब्सटेंस और मिक्सचर क्या है वो ऊपर देख ले। और ये हो गया होमो मिक्सचर, हेट्रो मिक्सचर, और ये जो है हमारे पास एलिमेंट्स, और ये क्या हो गया? हमारे कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस किसको करेंगे? एलिमेंट्स को।
एलिमेंट्स। इसको समझ लीजिए, बहुत पहले जब केमिस्ट्री की बुनियाद शुरू हुई थी तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स होते थे। कौन कौन से? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्क्यूरी, लेड, आयरन, सल्फर। ठीक है, जब ये शुरू में जब बुनियाद पड़ी थी केमिस्ट्री की और जब हम आगे बढ़ना शुरू हुए थे तो 9 होते थे, और उस वक्त यही समझा जाता था कि बस यही एलिमेंट सब कुछ हैं। ठीक है, और इनको हम तोड़ मोड़ कर मजीद कोई नए एलिमेंट्स या कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जब 19वीं सदी का अख्ताम हुआ तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, जबकि अब हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और एलिमेंट की तारीफ क्या है? डेफिनेशन ये है कि इट इज अ सब्सटेंस। अब हमें पता है सब्सटेंस बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। अगर किसी को समझना है तो ऊपर वीडियो में देख सकता है। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये किसकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स की। having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances। नीचे आ जाते हैं, simple substances। okay, by ordinary chemical means। okay students, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स हमारे कुदरती तौर पर भी मौजूद हैं दुनिया में। ठीक है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो या तो फ्री फॉर्म में मौजूद हैं या कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जमीन में हो, समुद्रों में हो, हवाओं में हो, उनकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ रेशो है वो मुख्तलिफ है। अब हम कैसे? अगर हम ये देखें कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये टेबल है, इसको समझ लीजिए, किताब में से ही उठाया है। ठीक है, आप इसमें देखिएगा कि हमारा ये जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, फिर आता है हमारा ओशंस, फिर आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर। इसमें आप देखिए ऑक्सीजन कितनी है? 47%। सिलिकॉन कितना है? 28%। ये किसकी बात हो रही है? अर्थ क्रस्ट की। और एल्यूमिनियम कितना है? 7.8%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 86%। किसकी बात हो रही है? ओशंस की। हाइड्रोजन कितना है? 11%। और क्लोरीन कितना है? 1.8%। इसी तरह इसमें नाइट्रोजन देख लीजिए, 78%। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 21%। और आर्गन जो है हमारा 0.9%। ठीक है जी, अब हमें समझ में आ गया क्या हमने सीखा कि जो मुख्तलिफ हालात हैं, चाहे जमीन हो चाहे हवाएं हो, उनमें जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियोज मुख्तलिफ हैं। बस वो यही कहना चाह रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरली एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, और एलिमेंट्स की बहुत सारी जो तादाद है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है।
मसलन फॉर एग्जांपल कौन कौन सी है, कौन कौन से एलिमेंट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं? मसलन सोडियम, फिर आ गया हमारा कॉपर, फिर जिंक और गोल्ड एटसेट्रा। ठीक है, और सिर्फ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक आता है ब्रोमीन और दूसरा हमारा है मर्करी। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म। और फ्यू एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? गैस फॉर्म में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स। ठीक है, और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंबल जो है बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होते हैं किसके? एलिमेंट्स की। और जो सिंबल है हम उसको लेते हैं इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या जर्मन से। ठीक है, और ये नॉर्मली या तो वन लेटर होता है और इसके साथ इसका जो पहला लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है। जैसे H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो आप देख रहे हैं इसका पहला एलिमेंट हमेशा कैपिटल रहेगा, पहला जो इसका अल्फाबेट है कार्बन। ठीक है, जो अहम प्रॉपर्टी है या जो मखसूस हम कह सकते हैं, इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं किसकी? एलिमेंट की, वो होती है इसकी वैलेंसी। और ये बेसिकली वैलेंसी है क्या? इसमें कैपेसिटी जो होती है एलिमेंट की उसको कंबाइन किया जाता है कैपेसिटी ऑफ अदर एलिमेंट को, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें? जो आउटर शेल में मौजूद हैं। जो हमारे सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली उसमें जो वैलेंसी होती है वो होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो कंबाइन किए जा सकते हैं विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या दूसरा कहेंगे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो फॉर्म किए जा सकते हैं बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास है HCl, दूसरा है HOH, और फिर ये ले लीजिए, और फाइनली इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि क्लोरीन, ये हमारा है क्लोरीन, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है हमारा नाइट्रोजन और ये हमारा कार्बन। इनकी वैलेंसीज क्या है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो है इससे मुराद हमारी वो वैलेंसी है, ठीक है, जो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे या तो हम हासिल करते हैं या हम उनको जाया करते हैं किसके? एटम ऑफ एन एलिमेंट में, ताकि हम कंप्लीट कर सकें उस एलिमेंट का ऑक्टेट। ठीक है, ताकि कोई भी एटम अपने आखिरी शेल में, जैसे हम डेफिनेशन अगर बात करें डिटेल में, जो आखिरी शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी ऑक्टेट, उसको मुकम्मल करने के लिए या तो हम उसको रिलीज करते हैं या उसको गेन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सादा सिंपल आयनिक कंपाउंड, और उसमें ये वैलेंसी से हमारी मुराद है ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या इससे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको अपना ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना होगा। वो क्या करते हैं? एलिमेंट कोशिश करते हैं कि भाई हमारे चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम इनको रिलीज करते हैं ताकि किसी और का ऑक्टेट मुकम्मल हो सके। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम
और आप ले लीजिए आखिर में एल्यूमिनियम। ठीक है, और इनकी जो वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स बिल तरतीब पाए जाते हैं वो हैं 1, 2 और 3। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये एटम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजकर किसी और एलिमेंट को दे करके जब करते हैं तो क्या होता है, ये खुद भी फिर 1, 2 और 3 वैलेंसीज के हामिल हो जाते हैं। यानी कि इनमें जो 1, 2, 3 एलिमेंट वो पाए जाते हैं, हमारे जो इनके इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, इनको खारिज कर देते हैं ताकि किसी और का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तो इससे क्या होता है कि इनकी अपनी वैलेंसी जो है बेसिकली वो 1, 2, 3 होके रह जाती है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी ग्रुप वैलेंस में शेल में शामिल होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 या 5 से ज्यादा होते हैं। कहाँ पे, उनके शेल्स में, आउटर शेल में। और वो अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाता है हमारा ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये क्या करते हैं, इनके वैलेंस शेल में बिल तरतीब इसमें 5 इसके होते हैं, इसके 6 होते हैं, इसके 7 होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 5, 6 और 7। तो ये फिर क्या करेंगे, ये एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या करते हैं, इसको कितने चाहिए, 3, इसको कितने चाहिए, 2, और इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। समझिए, ये फिर क्या करते हैं कि ये 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और क्लोरीन 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हासिल करता है ताकि अपने ऑक्टेट को मुकम्मल कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडिकल एटम्स की। रेडिकल एटम्स ये ऐसे ग्रुप में होते हैं जिन पर कोई चार्ज होता है। जैसे कुछ एलिमेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं और उनकी रेडिकल वैलेंसियां जो हैं हम आपको यहां बताते हैं। मिसाल के तौर पर आप भी अपनी किताब को रेफर कीजिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर सोडियम ले लिया जाए तो इसका फार्मूला, जो सिंबल है इसका, वो Na है, और इसकी जो वैलेंसी है सिंबल, और हमारा ये एलिमेंट, या हम कह सकते हैं इसको या रेडिकल, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1। ठीक है, अब हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर एक और ले लीजिए, इसमें अमोनियम। इसका सिंबल क्या होता है, NH4+। सही है, और प्लस का क्या मतलब, इसकी वैलेंसी क्या हो गई हमारी, 1। समझ गए। अब हम एक और ले लेते हैं कोई कार्बोनेट। ये क्या है, हमारा फ्री रेडिकल्स, हम इसे रेडिकल्स हम इसको कह सकते हैं। इसके ऊपर चार्ज क्या है, 2-। तो अब आप देखिए इसकी क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, 2। इसी तरह हम ले लेते हैं फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा हो गया PO4, ये हो गया हमारा 3-। तो हमारा क्या आ जाएगा, वैलेंसी 3। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वैलेंसियां 1 से ज्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पर आप कॉपर को ले लीजिए, अगर ऊपर टेबल में देखें तो कॉपर को आपको 1 या 2 वैलेंसियां भी नजर आ रही हैं। मरकरी की 1 या 2 भी नजर आ रही हैं। आयरन की आप देखिए 2 या 3 भी नजर आ रही हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर, यानी इनकी वैलेंसी को हम कह सकते हैं कि जिनकी 1 से ज्यादा वैलेंसियां हो, यानी कि 1 या 2 वैलेंसियां हो, उनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल वैलेंस। ठीक है, या वैलेंसी। ठीक है, मिसाल के तौर पर FeSO4 या फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी यहां कितनी है, 2। ठीक है, जबकि फेरिक सल्फेट में, जिसका फार्मूला है Fe2SO4 3, इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि एलिमेंट के लिए जो है बेसिकली लातीनी या हम लैटिन या ग्रीक नाम हम यूज करते हैं। मसलन अगर हम फेरम को तब्दील कर दें और उसके आखिर में OUS लगाकर इसकी कम वैलेंसी को जाहिर किया जाता है, जैसे फेरस, और आपने देखा होगा ये हमारा कहलाता है फेरस। और
IC लगाकर, जैसे ये हमारा होता है फेरिक, ज्यादा वैलेंसी को जाहिर किया जाता है जैसे फेरिक। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि आपने इस खास तौर पे एलिमेंट्स में ये आपने जरूर समझना है कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। एलिमेंट्स की डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन आ गई और खास तौर पे एलिमेंट्स के आपको सिंबल जरूर कोशिश करना है कि अपने जहन में बिठा लें, ठीक है, तो आपको बाकी चीजों को समझना मुश्किल नहीं होगा। चलिए अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हमारा आता है कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, सब्सटेंस हमें पता है एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकल क्या क्या मतलब केमिकल प्रोपोर्शन के लिहाज से, यानी कि केमिकली प्रोपोर्शन के उनके मास के लिहाज से मिलने से वजूद में आता है। जब हम उनके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स लें और उनके केमिकली प्रोपोर्शनेट करके और उनके मास के जरिए हम क्या करते हैं, केमिकल जो हमारा कंपाउंड होता है उसको वजूद में लेकर के आते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, एलिमेंट्स की जो अपनी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं वो जाया हो जाती हैं और उनसे बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली मुख्तलिफ होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए। एक और बात, कंपाउंड्स को जो एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, ये बड़े याद रखिए, जो जिन्होंने बनाया होता है, याद रखिए हम उनको बड़े ही सिंपल या नेचुरल तरीकों से जुदा, सेपरेट या अलहदा नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर जब कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली एक प्रोपोर्शन के लिहाज से, चाहे वो प्रोपोर्शन 32 प्रोपोर्शन 12 का प्रोपोर्शन हो या 8:3 का प्रोपोर्शन हो, उस रेशो से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बनती है, याद रखिए। इसी तरह पानी का एक और ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास प्रोपोर्शन के लिहाज से जब मिलते हैं तो तभी जा करके हमारा पानी का वजूद में आता है और उसकी रेशो होती है 1:8। तो एक और बात याद रखिएगा, अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंपाउंड जो हैं उनको हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, आयोनिक और कोवैलेंट, आयोनिक और कोवैलेंट। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डू नॉट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली डू नॉट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट या इनफरादी तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली फॉर्म करते हैं एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस को। किसको फॉर्म करते हैं, वो कौन, किसकी बात हो रही है, आयनिक कंपाउंड की बारे में बात हो रही है। ये इंडिपेंडेंटली एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन का जो चार्ज होता है वो मुख्तलिफ होता है और हर आयन जो है इसमें अपोजिट चार्ज रखने वाले आयन से सराउंड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अपोजिट चार्ज रखने वाले जो आयन होते हैं एक दूसरे को बड़ी ही पावर से या फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होती है। ये याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड के बारे में। और इन कंपाउंड्स के जो केमिकल फार्मूले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फार्मूला यूनिट्स के तौर पर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl या हम उसको कह लें KBr या हम CuSO4, ठीक है, ये हम कर लेंगे। एक बात और याद रखिए, कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो ज्यादातर किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला जो है बेसिकली, इसका तो फार्मूला यूनिट मास था, ठीक है, फार्मूला यूनिट मास, ठीक है। और इसका जो था हमारा क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स क्या हैं, HCl ले लीजिए, H2SO4 और CH4 और H2O, ठीक है। अब हम आपको एक टेबल में आपको बता रहा हूं
उसमें आपकी किताबें भी दिया होगा, तो देखिए हमारा एक कंपाउंड लिखते हैं और हम उसके केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला उसका क्या है। हमारे पास कंपाउंड है वाटर, ठीक है, जिसे हम पानी भी कहते हैं, तो इसका क्या केमिकल फार्मूला है, H2O। फिर अगला हमारे पास आ गया सोडियम क्लोराइड, तो इसका क्या फार्मूला है हमारे पास, NaCl। फिर अगला क्या है हमारे पास, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं सैंड, तो इसे क्या कहेंगे हम, SiO2। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड हैं और उनके केमिकल फार्मूला किताब में भी मेंशन किए हैं, आप इसको मजीद किताब से रेफर कर सकते हैं। एक बात ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा, एक बात जो मैं अब खुलासा जो आपको करना चाह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट्स के लिए मेयारी केमिकल सिंबल्स, केमियाई सिंबल्स होते हैं, कंपाउंड्स के लिए केमियाई फार्मूले होते हैं, यानी कि कंपाउंड्स के लिए केमिकल फार्मूले और एलिमेंट्स के लिए सिंबल। ठीक है, और एक और बात जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनकी प्रॉपर एब्रीविएशन या मुखफ़फ़ फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है। और एक और याद रखिएगा कि जो साइंस में इस्तेमाल होने वाले जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके जो मेयार होते हैं वो बड़े ही स्टैंडर्ड किस्म के होते हैं और उनके SI यूनिट्स होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा अब ये कंपाउंड का भी टॉपिक खत्म हुआ। लेट्स मूव ऑन टू मिक्सचर। ठीक है, जब दो, मिक्सचर की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स नेचुरली बगैर किसी प्रोपोर्शन के एक दूसरे से मिल जाएं तो मिक्सचर का वजूद में आता है। जब आपस में मिलने के इस अमल को हम, इन अशिया की जो हम केमिकल जो कंपोजिशन है और जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बरकरार रहती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, उनको खुद ही मिलना है एक दूसरे से नेचुरली। अगर दो या दो ज्यादा एलिमेंट नेचुरली या कंपाउंड नेचुरली एक दूसरे से बाहम मिल जाएं तो उसकी सूरत में जो नतीजा निकलता है, उसके अमल में जो चीजें बनती हैं, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है, याद रखिएगा, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी सेम रहती है। जो हमारा जो मिक्सचर होता है वो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसके जो पेरेंट कंपोनेंट है, जो कि किस मेथड के जरिए, फिजिकल मेथड के जरिए। जैसे कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं मिक्सचर को अलग करने में। पहला है हमारा डिस्टिलेशन, दूसरा है हमारा फिल्ट्रेशन, तीसरा आप ले लीजिए कौन कौन से मेथड्स, हाँ, फिल्ट्रेशन, तीसरा है हमारा एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, चौथा हमारा है क्रिस्टलाइजेशन। या मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब आपने जरा बड़ा ही इस कॉन्सेप्ट पे तवज्जो देनी है। अब एक बात याद रखिएगा, वो मिक्सचर जिनकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, उनको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गैसोलीन, आइसक्रीम। ठीक है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ये वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कह लीजिए। अगर आप एग्जाम में, एक मजे की बात बताऊं, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिखाइए, सिर्फ यूनिफॉर्म कंपोजिशन लिखाइए, अगर किसी को याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही क्या लिखूं, अगर आ जाती है कोई डेफिनेशन, सिर्फ उसका कीवर्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन और दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बस उसमें भी आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। और उम्मीद है कोई अच्छा बंदा हुआ तो इंशाल्लाह हो सकता है पूरे दे देगा नंबर,
क्योंकि असल चीज तो आप समझ गए ना, सॉइल, रॉक एंड वुड। ठीक है, ये हमारे हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ध्यान रखिए हमारा जो एयर है वो बेसिकली मिक्सचर किस किस का है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर। सॉइल किस किस का मिक्सचर है, सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर। मिल्क किस किस चीज का मिक्सचर है, वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड विटामिन। और ब्रास किस किस चीज का मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक मेटल्स। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, यहां पे हमने लिखा कंपाउंड और यहां पे हमने लिखा मिक्सचर। सबसे पहले पहला क्या है, ये फॉर्म होता है या ये बनता है, मेरे पॉइंट्स पे तवज्जो दीजिएगा क्योंकि सारा कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, बस पॉइंट्स पे तवज्जो दीजिएगा। ये फॉर्म होता है, कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास होती है केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन होती है। ये मैं मुख्तसरन लिख रहा हूं, अगर ये कोई सिर्फ इतना भी लिख देना केमिकल कॉम्बिनेशन एग्जाम में तो उसको भी कुछ नंबर मिल जाएंगे, अगर उसको पूरा याद करने का टाइम ना हो। किसकी केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, और ये कैसे बनता है मिक्सचर हमारा, ये हमारा बनता है भाई सिंपली मिक्स कर दो सब्सटेंसेस को, सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा आ जाता है, दूसरा क्या कह रहे हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं या पार्ट्स होते हैं किसके, किसी भी एलिमेंट के, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं जब वो नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, लूज देयर, या कह लें इसको लॉस ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, इसमें आप कह लीजिए, और इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टीज शो होती रहती हैं, प्रॉपर्टीज शॉन, किसकी प्रॉपर्टीज, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन हैं, प्रॉपर्टीज शॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी है बहरहाल। अब आ जाए तीसरा, हमारा तीसरा पार्ट है, इनकी हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इसका क्या होता है इसमें, और लाजमी नहीं है इनकी फिक्स कंपोजिशन हो, फिक्स्ड कंपोजिशन डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, अब इसका चौथा पार्ट समझ लेते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, नो फिजिकल सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या है, ये सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड से। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं। पांचवा क्या है, ये केमिकल रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर कोई भी बंदा थक रहा हो, उसके जहन में हो कि लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, तो मजबूरी, अगर हम छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे तो ये टाइम हमारा ज़ाया इधर ही लग जाएगा, तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके 15 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाया करें, फिर आकर के 10 मिनट सुना, फिर 10 मिनट रिलैक्स हो गया,
जो भी 10 मिनट सुना है उस पर फोकस करना है आपने, ठीक है। ये जो है ये किस पे कॉन्सिस्ट करते हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स, एंड इनका केमिकल फार्मूला नहीं होता, एंड डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब आ जाते हैं छठे पे, 6th पॉइंट है इसका। इनकी हमेशा होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, ठीक है। और इनकी क्या होती है, इनकी होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है 7वां। इनका जो है शार्प, कंपाउंड्स का शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनका नो शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके। ये फर्क है, बस सिंपली बहुत सारे पॉइंट्स में तो वो उसका अपोजिट्स हैं एक दूसरे से, बहरहाल, ठीक है। अब हम आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एक बात याद रखिए कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, उस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको डिनोट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, Z का सिंबल यूज होता है, ठीक है। चूंकि हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं, तमाम एटम्स, उनमें हमेशा जो प्रोटॉन्स की जो अमाउंट होती है या प्रोटॉन्स के जो नंबर होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, लिहाजा उनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है। ये किसकी बात हो रही है, एलिमेंट्स की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है, एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, जिसे हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हाइड्रोजन है, इसके एटम्स में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन, और इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1। कार्बन के तमाम एटम्स में कितने होते हैं प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इनका क्या सिंबल होगा, एटॉमिक नंबर क्या कहेंगे, 6। फिर हमारे पास एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ऑक्सीजन को ले लीजिए, इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 8, ठीक है। तो इसका Z क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8। अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, सल्फर। इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 16 प्रोटॉन्स, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, ठीक है। एक बात और, किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है, उस एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम को सम किया जाए तो जो नंबर आता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसे हम A से जाहिर करते हैं। और उसे मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली A इज इक्वल टू Z प्लस N। ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है।
जबकि जो n है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आ जाइए, एक बात और याद रखने वाली है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो एक यूनिट एटॉमिक मास के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक प्रोटॉन तो होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसके? हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला इसका? Z+N। हमें पता है इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक प्रोटॉन है इसमें लेकिन न्यूट्रॉन 0 है, तो क्या हो गया हमारा एटॉमिक मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर का? Z+N विच इज इक्वल टू 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6+6 विच इज इक्वल टू 12। तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? ये A जो है एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? 12। ठीक है, अब हम आपको कुछ में एलिमेंट्स बताने वाला हूं और उनका एटॉमिक मास नंबर भी बताऊंगा आपको। मिसाल के तौर पर यहां पे लिखते हैं हम एलिमेंट, सारों को डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आपकी किताब में बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आप कह लें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आप ये देख लें इसका एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं Z, और मास नंबर जिसे हम कहते हैं A। चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है इसका एटॉमिक नंबर? प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। और मास नंबर क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 + 0 1। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो ये हमारा हो गया 8 और ये हमारा हो गया 16। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ कोई और ले लेते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, इसके जो हैं प्रोटॉन्स 12, न्यूट्रॉन्स 12, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 12, और ये हमारा क्या हो गया? 24। कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है, इसके कितने इसके प्रोटॉन्स हैं कैल्शियम में? 20। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20। एटॉमिक नंबर तो पता है मैं 20, और फार्मूला लगाइए A = Z+N 40। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, एक एटम है, उसका मास नंबर 238 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 92 है। हमें पता है कि ये Z से रिप्रेजेंट होता है और ये A से रिप्रेजेंट होता है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल इसमें होना चाहिए। हमें पता है कि A बराबर होता है Z+N की, ठीक है। A हमारा है 238 और Z क्या है हमारा? 92 प्लस N, और N क्या हो गया हमारा? 238 - 92, ठीक है, विच इज इक्वल टू 146। तो ये हमारे हो गए न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स तो हमें पहले ही पता है कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स होता है, तो 92 हमारे क्या हो गए? प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट।
ठीक है, हम जानते हैं कि जो एटम का जो मास होता है वो इतना कम होता है कि उसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता कुछ इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हमें इस काबिल कर देते हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं, जैसे कि कार्बन के जो 12 के एटॉमिक मास के साथ हम निस्बत या उसकी रेशो को फाइंड आउट कर सकें। ये जो रेशो होती है एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। तो हमें क्या डेफिनेशन है हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास की, या इसको लिख लीजिए, अगर आपको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इज द एवरेज mass of the atoms of that element as compared to क्या, as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotopes, और आइसोटोप की डेफिनेशन भी दी हुई है इसमें, एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। तो आप इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उस एलिमेंट के एटम्स की एवरेज एटॉमिक मास और कार्बन 12 आइसोटोप, ऐसा एलिमेंट, आइसोटोप किसे कहते हैं, वो एलिमेंट जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। तो क्या सीखा हमने, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के औसतन एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास और कार्बन 12 आइसोटोप के एटॉमिक मास के 1/12 हिस्से की रेशो की निस्बत होता है या रेशो होता है। कार्बन 12 का जो मेयार है उसी को बुनियाद बनाकर हम कार्बन के एटम का जो एटॉमिक मास 12 है जिसका 1/12 हिस्सा 1 है। ठीक है, जब हम और एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करते हैं किससे, कार्बन 12 एटमों के साथ, तो वो इन एलिमेंट्स को क्या करता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के जो यूनिट को जो एटॉमिक मास कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है, AMU। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है बेसिकली कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 1/12 हिस्सा है। तो ग्राम्स में एटॉमिक मास यूनिट को जाहिर किया जाता है, यानी कि यूनिट मास, एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 AMU है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमें पता है, हमें इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या है, ग्राम्स में। मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लीजिए, ये बराबर है 1.0087 AMU के। ठीक है, तो दूसरे लफ्जों में 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, अब अगला है हमारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। ठीक है,
या दूसरे लफ्जों में हम इसे कह सकते हैं 9.106 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, ये बहुत ही सिंपली हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे मैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में भी लिख देता हूं ताकि आपको सहूलत हो जाए। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? जो ये बेस करता है किस पर? कार्बन 12 का स्टैंडर्ड है, कार्बन 12 स्टैंडर्ड। ठीक है, दूसरी बात, ये मिसाल के तौर पर जो मास ऑफ एन एटम, जो किसका? कार्बन का, वो इज 12 यूनिट्स एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1 यूनिट। जब हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, जब हम दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करते हैं किससे? कार्बन 12 एटम से, तो ये एक्सप्रेस होते हैं एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट। और जो यूनिट यूज होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब समझ में आ गई? और उसका सिंबल क्या होता है? AMU। ठीक है, और जो एक AMU होता है, 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/12 द mass of one atom of carbon 12। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, हमारे पास समझने का बहुत सारे उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने का टाइम नहीं होता। तो उस सूरत में क्या किया कीजिए कि सिर्फ मुख्तसरन की इंफॉर्मेशन ले लिया करें, और एग्जाम में अगर आपके पास टाइम ना हो पूरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, तो वो की पॉइंट्स लिख दीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर एक बंदा समझ बूझ रखता है तो उस इंफॉर्मेशन पे वो ज्यादा आपकी मार्किंग यानी कि आपके मार्क्स ज्यादा नहीं काटेगा। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह कोशिश किया करें कि की पॉइंट जरूर मेंशन कर दिया करें अगर आप टाइम की कमी हो तो। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को लिखने का तरीका, हाउ टू राइट आ केमिकल फार्मूला। ठीक है, जिस तरह हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह कंपाउंड्स को लिखने के लिए हमें केमिकल फार्मूला चाहिए होता है। कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूले में लिखने के लिए फॉलोइंग हमें पॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है कि जो सिंबल होते हैं, किसके सिंबल होते हैं? सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। ठीक है, और सबसे पहले क्या ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? पॉजिटिव आयन, और दूसरे पे क्या आता है? नेगेटिव आयन। ये ऑर्डर होता है। ठीक है, ये तरीका है। पहले हम पॉजिटिव आयन का ऑर्डर होता है हमारा, और फिर आता है हमारा नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉइंट 2 क्या है इसका? जो वैलेंसी होती है ईच आयन की, हर आयन की जो वैलेंसी होती है, उसको टॉप राइट कॉर्नर, अपने सिंबल के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर Na है, और Na की वैलेंसी क्या है? 1। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टॉप राइट कॉर्नर। ये हमारा है टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, इसे हम कहते हैं टॉप लेफ्ट। अपना लेफ्ट हैंड से कंपेयर कीजिए, इसको कहते हैं हम बॉटम लेफ्ट, इसको हम कहते हैं टॉप राइट, और इसको कहते हैं बॉटम राइट। ठीक है, तो कहां पे हम वो लिखते हैं? टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है किसको? वैलेंसी को।
एलिमेंट के टॉप राइट कॉर्नर पे वैलेंसी को लिखा जाता है। अब कौन सी है, जैसे Na प्लस हो गया, Ca प्लस 2, Cl माइनस और O2 माइनस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बड़ी और अहम बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि जो वैलेंसी होती है, किसकी वैलेंसी होती है, ये हमारा पॉइंट 3 अब आ रहा है। वैलेंसी जो है वो हर आयन की जो वैलेंसी होती है उसको ले आया जाता है लोअर राइट कॉर्नर। लोअर राइट कॉर्नर कह लीजिए, बॉटम राइट कॉर्नर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको जो वैलेंसी होती है उसको हम लोअर राइट कॉर्नर पे ले आते हैं, किसके, दूसरे आयन के। और कैसे करते हैं, क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर Na की जो वैलेंसी है प्लस है और Cl की माइनस है। अब कैसे इसकी क्रॉस एक्सचेंज होगा, ये जो है यहां पर आ जाएगी, ठीक है, और ये जो है इसको यहां पर ले आएंगे, ठीक है, इसको यहां पे ले आएंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, ये NaCl। अब ये एक और ले लीजिए, Ca प्लस 2 Cl माइनस। अभी तो इनिशियली हर एक की जो रूल के मुताबिक हर सिंबल की जो वैलेंसी है वो अभी जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे है। अब हम इसको कैसे एक्सचेंज करेंगे, इसको यहां ले आएंगे और इसको यहां ले आएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CaCl2, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, Ca प्लस 2 और O2 माइनस। तो इसको कैसे करेंगे, दोबारा इसको यहां ले आएंगे और इसको यहां ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा CaO, ठीक है। या तो हम इसको लिख सकते हैं Ca2O2, लेकिन हम इसको ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि चूंकि दोनों की रेशियो सेम है तो हम इसको यहां लिख देंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एक बात और, ये जो Ca2O2 बनना था हमने इसको CaO लिख दिया, तो ये इसका रूल चौथे पॉइंट में है कि अगर वैलेंसी सेम हो तो हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं है, किसमें, केमिकल फार्मूला में। लेकिन अगर डिफरेंट हो तब उनको उनकी पोजीशन पे लिखना जरूरी है। जैसे ये जो हमारा पॉइंट था, इसमें इसकी वैलेंसी क्या +2, इसकी क्या -1, दोनों की अलग अलग है ना, तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने इसको 2 मेंशन किया है। चूंकि इसकी प्लस इसकी माइनस थी तो हमने इसको प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो इसलिए इनको सेम, इसको सेम है, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो हालांकि बनना तो ये चाहिए था Ca2O2, लेकिन हमने इसको नहीं लिखा है, उसको हमने CaO लिख दिया, ठीक है। तो ये रूल कहता है कि अगर वैलेंसी सेम हो, इफ वैलेंसीज आर सेम, ये इसका चौथा पॉइंट है, ठीक है, तो उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है और केमिकल फार्मूला में नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर ये मुख्तलिफ हों तो उन्हें उसी तरह और उसी मकाम पर लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो है, जिसे हम खाने का नमक भी कहते हैं, की सूरत में दोनों वैलेंसीज हमने कैंसिल कर दी हैं और फार्मूला जो है हमारा NaCl के तौर पर लिख दिया है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला हमने CaCl2 के तौर पर लिखा है, क्योंकि वो जो अमाउंट जो है, मैग्नीट्यूड, वो दोनों का डिफरेंट है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अब हमारा आ जाता है पॉइंट 5। अगर कोई आयन जिसे हम रेडिकल कहते हैं, अगर कोई आयन जिसे हम रेडिकल कहते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो या उन पर दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिला हो और चार्ज का हामिल हो, मसलन सल्फेट SO4 2-, ठीक है, और फॉस्फेट ले लीजिए PO4 3-, तो जो रेजिलिएंट चार्ज होता है, जिसे हम रेजिलिएंट चार्ज कहते हैं, बाज़ जगहों पे हम उसको नेट चार्ज भी कहते हैं या रिजल्टेंट चार्ज कहते हैं, रिजल्टेंट चार्ज, तो जो रिजल्टेंट चार्ज होता है या नेट चार्ज होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, रेडिकल की वैलेंसी को।
जो केमिकल फार्मूला होता है ऐसे कंपाउंड का, उन्हें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पॉइंट 3 और 4 में, जिसमें हमने नेगेटिव रेडिकल को विद इन द पैरेंथेसिस मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल, केमिकल जो फार्मूला है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट, तो इसका केमिकल फार्मूला हमारा क्या है, वो है Al2SO4 3, ठीक है। और कैल्शियम फॉस्फेट का क्या है, Ca3 और PO4 2, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्लोज होता है। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। हम बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक और टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, मेरा ख्याल है हम इसको डिस्कस करने के बाद आज के लेक्चर जो है हम फिनिश कर देंगे। हमारे लिए आज इतना काफी है बस। स्टूडेंट्स, पहले तो हम बात कर रहे थे केमिकल फार्मूला पे, अब हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला से भी एक आगे जाकर के आती है एक किस्म, जिसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। याद रखिए कि केमिकल फार्मूला की दो इकसाम हैं। एक जो हमारे पास जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला जो है वो हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूले के दो किस्में हैं, जिसमें पहली जो फॉर्म है हमारी वो है हमारी एम्पेरिकल फार्मूला, जो बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of atoms present in a compound, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो केमिकल फार्मूले की जो ज्यादा तरीन सिंपल तरीन जो शक्ल है वो एम्पेरिकल फार्मूला है। और ये याद रखिए, ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की जो अददी मिकदार है या जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है उनको जाहिर करती है। और याद रखिए, किसी भी कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की जो परसेंटेज की जो मिकदार है वो मालूम करके हमें रिप्रेजेंट करता है, या परसेंटेज की जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी परसेंटेज मिकदार को क्या कहते हैं, आप ये क्या लें उसको, क्या कहेंगे, या परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमिन करता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इससे कि ये जो होता है किसी कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की कंपोजिशन जो होती है, कौन सी कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमिन करता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए सॉल्व करने की या समझने की कोशिश करेंगे। जो कोवलेंट कंपाउंड है हमारा सिलिका, जिसे हम सैंड भी कहते हैं, उसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो है 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। सिलिकॉन और ये हो गए ऑक्सीजन, ठीक है। ये उसकी सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है। इसीलिए इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो होगा SiO2, ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज की जो सिंपलेस्ट रेशियो है हमारी, ग्लूकोज की जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:2:1, जिसमें ये हो गया हमारा कार्बन, ये आ गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, बिल तरतीब, ठीक है। इसलिए इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा CH2O, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो 3 किस्म की डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है, और हर आयन जो है वो सराउंड होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन से। तो लिहाजा जो फार्मूला यूनिट किसे कहेंगे, बेसिकली इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है।
जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है इन अ सिंपलेस्ट यूनिट टेकन जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट। और हम इसको ये भी इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूला यूनिट को, it is defined as the simplest whole number ratio of ions, ठीक है, कैसे, as present in the ionic compound। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा इसके बारे में, हमने ये सीखा है कि लिहाजा एक आयनिक कंपाउंड जो होता है या आयनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। आयनिक कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट करता है, जो सिंपल तरीन यूनिट जो रिप्रेजेंट करता है आयनिक कंपाउंड को, उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। यानी ये इट मींस कि जो आयनिक कंपाउंड में जो आयंस की जो सादा अमाउंट होती है, या दीगर अल्फाज में या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला ही होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें बड़ा सिंपल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास फार्मूला यूनिट है किसका, ऑफ कॉमन सॉल्ट, ऑफ जो कंसिस्ट करता है एक Na और एक Cl। ठीक है, और इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, इसी तरह जो फार्मूला यूनिट होता है किसका, पोटेशियम ब्रोमाइड का, फार्मूला यूनिट किसका, पोटेशियम ब्रोमाइड का, वो भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं जब एटम्स को हम कंबाइन करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ठीक है, जो शो करता है, इट शोज एक्चुअल नंबर of atoms of each element जो प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, each element present in a molecule of that compound। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको डिराइव किया जाता है इस रिलेशनशिप के जरिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और यहां पे n लिख देते हैं जबकि n बराबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, जिसको हमने डिराइव किया है एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या है, CH से। जबकि n की जो वैल्यू इस सूरत में बनती है वो हमारी क्या बन जाएगी, 6, क्योंकि हमें पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है। अगर हमने किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो इट इज एम्पिरिकल फार्मूला
तो यहाँ n लगा देते हैं, तो बेसिकली हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला CH है, तो n हमारे पास क्या है 6। तो अगर इसको बाहर करें तो क्या बन जाएगा C6H6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे टेबल हमारे सामने गिवन है हाइड्रोजन। अगर टेबल ना भी हो, बस आप ये देखिए साथ में कुछ कंपाउंड है, उनकी एग्जांपल ले लीजिए। पेरोक्साइड, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है HO, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है H2O2। ठीक है, अब आप आ जाइए बेंजीन। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसी तरह आ जाइए ग्लूकोज, इसका हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH2O, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका भाई C6H12O6। ठीक है, सिंपली हमने कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है अगला मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ये जो है बेसिकली इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms। कौन से एटम्स which are present in one molecule of a molecular substance, of a molecular substance। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन है, जिसे हम Cl2 कहते हैं, वो है 71 AMU। वाटर का क्या है 18 AMU। ठीक है, इसी तरह कार्बन ऑक्साइड का हमारा है 44 AMU। ठीक है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमें नाइट्रिक एसिड जिसका HNO3 इसका फॉर्मूला है। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ H क्या होता है, या हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ H इज 1 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU। ठीक है, इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं इस पे तवज्जो रखिए, तभी आपको आसानी रहेगी। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारा, जो ऊपर दिया हुआ भी है, HNO3। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली इक्वल टू, हमें पता है कि कितने हमारे पास एटम मौजूद हैं एलिमेंट के। एक हमारे पास एक है हाइड्रोजन का, एक हमारे पास मौजूद है नाइट्रोजन का, और 3 एटम हमारे पास मौजूद हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 विच इज एटॉमिक मास ऑफ +1 एटॉमिक मास ऑफ +3 एटॉमिक मास ऑफ ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 1 + 1 14 + 3 × 16, क्योंकि हमें इसका जो हमारा
नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है वो 14 AMU, इसलिए हमने उसको लिखा 1 + 14 + 3 × 16 विच इज इक्वल टू 1 + 14 + 48 विच इज इक्वल टू 63 AMU। ठीक है। कुछ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं और हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। और जो फार्मूला मास होता है इन केसेस में इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस sum of atomic masses of all the atoms presented, कहाँ प्रेजेंट है, presented in one formula या present in one formula unit of a substance। ठीक है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें मालूम हो कितना है 58.5 AMU, इट इज इक्वल टू फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड या NaCl। ठीक है, और 100 AMU किसका है, CaCO3, ये इसका फार्मूला मास है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने एक फार्मूला मास निकालना है। किसका फार्मूला मास निकालना है, फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट विच इज K2SO4। ठीक है, जो हमारा एटॉमिक मास है, किसका एटॉमिक मास ऑफ K 39 AMU है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना हो गया 32 AMU। फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 AMU। और फार्मूला यूनिट किसका निकालना है, K2SO4 which is equal to 2 × 39 plus 1 × 32 plus 4 × 16, 4 × 16 which is equal to 78। ये 2 कहां से आया, K के कितने हैं 2, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। S का 1 1, O के 4, तो ये हो गया हमारा 78 + 32 + 64 विच इज इक्वल टू 174 AMU। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल स्पीशीज को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह 3-4 दिनों तक वो भी 4 या 5 दिनों में लोड हो जाएगा इंशाल्लाह। इतनी देर में आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।